आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि यह प्रश्न पूछा गया था 29 दिसंबर 2021 को। यह पेपर 1 का सीडीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, सीडीपी का क्वेश्चन है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीडीपी में आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों पेपर में 30 नंबर का सीडीपी से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका पेडागोजी 15 नंबर का होती है। ठीक है, और बाल विकास से आपका 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक इसी तरह से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्रश्नों की पैटर्न की जानकारी के लिए, प्रश्न किस पैटर्न से पूछा जाता है, किस प्रश्नों का पैटर्न किस तरह का होती है, इसकी जानकारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। पहला फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ने का, परीक्षा के पैटर्न की जानकारी के लिए। दूसरा है, परीक्षा में जो प्रश्न होती है वह प्रश्न किस स्तर का होती है, यानी प्रश्नों के स्तर को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि प्रश्न जो है ना किस स्तर का प्रश्न है। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए, इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, यानी प्रश्नों को स्तर को समझने के लिए। तीसरा कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वह रिपीट होती है, यानी रिपीट होती है। तो यह फायदा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट होता है। अगला कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से आपकी जो पूरी सिलेबस जो होती है एग्जाम की, वो सबका रिवीजन हो जाता है। जितना अधिक से अधिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा, उससे आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, इससे क्या होगा, आपके सिलेबस के एग्जाम का जो है ना, सिलेबस का जो है आपका सारा रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और सबसे जो आपका जो अधिक फायदा होगा, ये आपको एग्जाम को पास कराने में काफी मदद करेगा। कौन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही सब कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का। ठीक है, और एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा ना, ठीक इसी स्तर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। यही सब प्रश्न रहेगा, थोड़ा बहुत आपको घुमाएगा प्रश्न को, लेकिन प्रश्न का जो स्तर रहेगा, प्रश्न का पूछने का जो पैटर्न रहेगा, ठीक इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर की भी आप एग्जाम को पास कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा और साथ साथ जो प्रश्न बनेगा इसी लेवल का प्रश्न आपको बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो है ना शब्दों को घुमाएगा, लेकिन क्वेश्चन सब यही रहेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए, ये आपके एग्जाम के लिए काफी मदद करेगा आपको एग्जाम को पास कराने में। तो हम आज जो आपको पढ़ाएंगे ये आपका 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 2021 का पेपर 1 सीडीपी का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह पहला क्वेश्चन है। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, बालक का जो विकास होता है इसकी कई क्षेत्र होती है। पहला है शारीरिक, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा गामक और चौथा है सामाजिक। ये सभी जो है बालक के विकास का क्षेत्र है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। ये सभी क्षेत्र जो है यह आपका बालक के विकास का क्षेत्र है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैर की ओर।
क्वेश्चन कहता है कि विकास का वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें विकास की दिशा सिर से पैरों की ओर होती है, यानी विकास सिर से पैरों की ओर होती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो यह विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि विकास जो है ना सिर से पैरों की ओर होती है। ठीक है, यह विकास की कौन सा सिद्धांत है? शीर्षगामी है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा शीर्षगामी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राघव जब शिशु था उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? देखिए, राघव एक बच्चा है, छोटा बच्चा, और राघव को उसके माता पिता इसके स्नेह से वंचित रहना पड़ा, यानी उसके अपने माता पिता का लार प्यार दुलार नहीं मिला बचपन में। जब वह बालावस्था के चरण में गया तो उसे बहुत ही संवेदनशील अध्यापक मिला, और संवेदनशील अध्यापक मिलने के बावजूद भी वह लोगों पर विश्वास करने में परेशानी को महसूस करता था और वो कोई भी जोखिम काम करने का साहस नहीं दिखा पाता था। तो राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा जो है एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित करेगा? तो देखिए, इसका जो आपको राइट आंसर होगा ये आपका प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा। अगला क्वेश्चन है, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? वैसा खेल जो बच्चों के भावनाओं, विकासों को समझने में मदद करता है, वह खेल क्या कहलाता है? वैसा खेल क्या कहलाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर, बताइए। देखिए, वह खेल जो बच्चों के दूसरों के विचारों के विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, यह खेल जो है, यह खेल आपका जो कहलाता है, यह कहलाता है आपका कैसा खेल? तो यह कहलाता है आपका कल्पनाशीलता वाला खेल। कैसा कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है, जिसमें दूसरे के भावों और विश्वासों को समझा जाता है। यह खेल कैसा कहलाता है? आपका कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। जैसे छोटे बच्चों को देखे होंगे आप, वह मिट्टी का खिलौना को बनाता है और इसमें जिसमें एक को राजा बनाता है, दूसरे को रानी बनाता है, और एक अपना एम्पायर बनाता है, और वह उसके साथ में जो है ना अपना उसके साथ खेल खेलता है। तो ऐसा जो खेल होता है, इस खेल को क्या कहते हैं? इस खेल को कहते हैं कल्पनाशीलता वाला खेल। ठीक है, जिसमें दूसरे को क्या है, जिसमें दूसरे के ऊपर क्या है, विश्वास किया जाता है और भावनाओं को समझने में सहायक होता है। ऐसा जो खेल होता है क्या कहलाता है? आपका कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। कैसा कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है वे इनका पालन करें? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में जो तर्कना दिया गया है, उस तर्कना में किस चरण में छात्र यह मान लेता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम कानून समान है और उस पर समान
रूप से लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि कानून को पालन करे। तो बच्चा किस चरण में ऐसा सोचता है? तो बच्चा जो सोचता है, यह सोचता है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण के सिद्धांत में। बच्चा जो समाज के सामने अच्छा बनने का क्या है, वह अच्छा बनने के लिए नियम कानून को पालन करता है। तो अच्छा लड़का लड़की उन्मुखीकरण होगा इसका राइट आंसर। किस चरण में? जब यह नैतिक किस चरण है? अच्छा लड़का लड़की उन्मुखीकरण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? तो इस संदर्भ में सारा जो है आपका केंद्रीकरण का गुण प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने है। प्रश्न की पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, फलतः तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? कौन सा चरण में बच्चे जो है ना वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीख जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में। ठीक है, इसमें बच्चे जो है ना वस्तुओं के प्रतीकों को समझना सीख जाता है। कौन सा अवस्था में? ये आपका है कौन सा चरण? पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए जूझता है। कैसे, क्या एवं क्यों के रूप में उसकी मां उसे संकेत करती है। लय वागोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो देखिए, सीखने की यह प्रक्रिया जो है यह आपका अधिगम के लिए एस्केप फोल्डिंग का काम करेगी। क्या करेगी? अधिगम के लिए एस्केप फोल्डिंग का काम करेगी। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 9 है, वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा सहपाठी सहयोग। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर होगा, सहपाठी सहयोग। क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, याद रखिएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? तो यह इसका राइट आंसर होगा आपका होगा अंतर व्यक्तिक बुद्धि। कैसा होगा? अंतर व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा अंतर व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, यानी वैसा बुद्धि जिसमें किसी दूसरे के हम हाव भाव को समझ सकते हैं। यह बुद्धि कैसा कहलाता है? आपका अंतर व्यक्तिक बुद्धि। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। है हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में वह प्रवीण है। उसके विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम हिंदी है और यह भाषा नहीं जानती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में विद्यालय को जो है ना क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में
विद्यालय को बहुभाषावाद की संस्कृति जागृत करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न जेंडर। देखिए जेंडर जो है ये आपका सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। जेंडर ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दावा ए है अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क बी है मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो आपको बनेगा ये आपका ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है दंड और पुरस्कार पर ध्यान देना। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाएगा? तो शिक्षण अधिगम का यह उपागम जो है बाल केंद्रित कहलाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को का तो एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम जो होता है यह होता है आपका क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए सहयोगात्मक समूह बनाना चाहिए। ठीक है, क्या बनाना चाहिए? सहयोगात्मक समूह बनाना चाहिए और जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल में शामिल हो सके। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार है जो समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगा? तो यह कक्षा प्रभावशाली होगा कक्षा जहां लचीली सरन क्या है जहां कक्षा कैसा होना चाहिए? जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अवसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण में है? तो ये आपका है सृजनात्मक बुद्धि। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? तो पठन वैफल्य जिसमें पढ़ने संबंधी विकार होती है यह आपका कौन होगा बताइए? तो पढ़ने और लिखने में, गामक संचरण में, चित्र बनाने में, सुनने में, कौन सा होगा आपका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा पढ़ने और लिखने में। पढ़ने और लिखने संबंधी जो विकार होता है आपका पठन वैफल्य होता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा पठन वैफल्य। ठीक है, यानी पढ़ने लिखने से संबंधित यह विकार होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। प्रश्न है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। दूसरा कथन बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तीसरा कथन बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम। और चौथा कथन है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। दिया गया कथन में कौन सा आपका सही कथन होगा? तो यहाँ पर कथन जो आपका सही होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही कथन होगा। ठीक है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं पहला कथन, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होता है ये भी आपका सही है। उसके बाद बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं ये भी कथन आपका सही है। तो कथन जो है आपका 1, 2 और 4 सही कथन है जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन आपका थर्ड में, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के मुख्य विश्लेषण जो है यह आपका है बच्चों की सोच चिंतन को समझना। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर, बच्चों के सोच चिंतन को समझना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 23 है अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है?
तो पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारकों से, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, तीसरा है विद्यालय से संबंधित कारकों से, और चौथा है अध्यापक से संबंधित कारकों से। तो अधिगम जो प्रभावित होता है ये आपका कौन कौन कारकों से प्रभावित होता है बताइए। तो अधिगम जो प्रभावित होता है आप ये चारों कारकों से, मनोवैज्ञानिक कारकों से भी होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक से भी होता है, विद्यालय से संबंधित कारक से भी होता है, और अध्यापक से संबंधित कारकों से। इन चारों कारक जो होता है आपका अधिगम से प्रभावित होता है। ठीक है, ये चारों कारक जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, 1, 2, 3 और 4 ये सभी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण जो होगा ये आपका उदाहरण होगा किसका, तो यह उदाहरण होगा आपका सामाजिक रचनावाद का। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा सामाजिक रचनावाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, तो अधिगम और शिक्षा जो है ना खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। तो यह युक्ति है आपका वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन बढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे सुमनत करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रटकर सीखना, दूसरा है आपका, पहला है आपका ऑप्शन में रटकर सीखना, दूसरा दृष्टिकोण जानना, तीसरा है समालोचनात्मक चिंतन और चौथा है खोजबीन। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका दृष्टिकोण जानना, उसके बाद होगा क्या समालोचनात्मक चिंतन, और क्या होगा खोजबीन। ठीक है, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न कथन ए दिया हुआ है। कथन ए है, सही बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। इसका कारण है अधिगम अर्थपूर्ण हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सही विकल्प जो होगा ए और आर दोनों सही है। बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाए और यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय दिखाना, यह क्या है गलत, यह क्या है सही होगा, ये सही नहीं ना होगा। तो पहला कथन तो सही है। अधिगम अर्थपूर्ण हो, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सके, ये भी कथन सही है। तो ये और आर दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, एक विद्यार्थी अलीजा जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। तो यह जिम्मेवार जो ठहराएगी उसकी योग्यता में कमी। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, उसकी योग्यता में कमी। और यह आपका लास्ट प्रश्न है आपका सीडीपी का प्रश्न है कि एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे उसके लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 29 दिसंबर 2021 को बाल विकास एवं शिक्षा सत्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था सारा प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चों इस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।